कैसे हैं भाई सब लोग? सब बढ़िया होंगे। तो जल्दी से जल्दी यार लाइव जुड़ जाइएगा। क्लियर है? क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पोर्टेंट यूनिट की। ठीक है भाई, तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका हाईवे मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कवर किया था वो हमारे पास था पेमेंट से रिलेटेड, जहां पे हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था भाई। ठीक है, ऑडियो वीडियो विजिबल होगा? सब क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हाईवे इंजीनियरिंग का ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो अब आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग कवर करेंगे। आपके लिए मैं मैराथन्स भी लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सभी फॉर्मूलेज को डिस्कस किया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका। क्लियर है? तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास। क्वेश्चंस बोल रहा है कि इफ द वाटर प्रूफिंग मेथड्स वाज नॉट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड पीलिंग और डीबॉन्डिंग, कि आपने बताना कि इसमें से कौन सा आपके पास वाटर प्रूफिंग मेथड है जो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करता आपके पीलिंग और डीबॉन्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन को। मे हैपेंस आफ्टर सम टाइम इन दी बिटुमिनस कोटिंग मेथड, लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेथड, सी बोल रहा है आपके पास पॉलीइथीन लिक्विड मेम्ब्रेन मेथड्स। तो बताइएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। और लास्ट बोल रहा है डी आपके पास सीमेंटिशियस मेथड्स। क्लियर है? तो जब भी हम बात करते हैं आपके पास वाटर प्रूफिंग मेथड्स की जो आपके पास प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पीएलएम मेथड्स। इसकी काफी बारी आपसे क्या पूछी जाती है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेथड्स है ना आपके पास, हालांकि करवाया नहीं जाता है, एडिशनल है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना चाहिए। तो उस मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज पीएलएम। तो पीएलएम का अगर आज के बाद आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो आपने बता देना क्या होता है सर, पॉलीइथीन लिक्विड मेम्ब्रेन मेथड होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास पॉलीइथेन, ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया भैया, इसको कम कर लेते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन मेथड, इसको हम बात बोलते हैं दैट इज मेम्ब्रेन मेथड। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर पीएलएम स्टैंड फॉर, तो पीएलएम क्या हमारे पास पॉलीइथीन लिक्विड मेम्ब्रेन मेथड्स है। अगर हम बात करते हैं आपके पास सर पीएलएम मेथड्स की, तो ये मेथड आपका यूज कहां किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका फ्लैट रूफ स्लैब में। ठीक है, जिसकी स्लैब कैसी हो, फ्लैट रूफ वाली हो। ठीक है, तो इसका यूज हम लिख देते हैं यूज्ड फॉर फ्लैट रूफ्स में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा यहां से। दूसरा सवाल होता है सर क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, टू एक्सपोज दी वेदर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे लिख देते हैं, ये क्या करती है सर आपके पास, टू एक्सपोज दी वेदर, या हम बोल सकते हैं एक्सपोज दी वेदर ड्यूरिंग हाई डक्टिलिटी, ये आप लिख सकते हैं हाई डक्टिलिटी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीएलएम का मतलब क्लियर होना चाहिए। सर पीएलएम का यूज हम कहाँ करते हैं, सर इसका यूज आप फ्लैट रूफ्स में करते हैं। और ये क्या करता है, एक्सपोज टू वेदर करता है। और दूसरा सर ड्यूरिंग द हाई डक्टिलिटी। क्लियर है? उसके बाद होता है सर ये आपके पास क्या होता है, वेरी सेंसिटिव होता है। पीएलएम मेथड कैसा होता है सर आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पीएलएम मेथड वेरी सेंसिटिव। कब? ड्यूरिंग द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या होता है,
very sensitive during the moisture content। MC बोले तो आपके पास मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी वैसे तो हमारे पास मटेरियल एंड टेस्टिंग में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाए हैं, बट देखिएगा इस क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। फॉर द रैपिड क्यूरिंग कट बेक्स द ऑयल यूज्ड इन, तो आपको क्या बताना है, टाइप्स ऑफ कट बेक पूछ रहा है। किसकी बात कर रहा है, टाइप्स ऑफ कट बेक। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, टाइप्स ऑफ, किसकी बात की जा रही है, टाइप्स ऑफ कट बैक की बात की जा रही है। ठीक है, तो कटबैक में हम सबसे पहले बात करते हैं, वेरियस टाइप्स के कटबैक होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कौन सा देखते हैं सर, आपके पास रैपिड क्यूरिंग कटबैक। किसकी बात करेंगे सर हम, रैपिड क्यूरिंग कटबैक। ठीक है, अगर मैं रैपिड क्यूरिंग कटबैक को शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे सर, आरसी बोलेंगे। आरसी बोले तो रैपिड क्यूरिंग कटबैक। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पेंटिंग वगैरह में करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह में करते हैं। एग्जाम्पल हो गए सीरीज के, कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए आपके पास, रैपिड क्यूरिंग के एक नैफ्था हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक नैफ्था हो गया है हमारे पास, और दूसरा सर गैसोलीन हो गया है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, गैसोलीन हो गया है। क्लियर है। तो आपसे जो सवाल पूछ रहा है ना, वो किससे पूछ रहा है कि रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स द ऑयल यूज, कि रैपिड क्यूरिंग कटबैक में हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं। तो एग्जांपल है सर, ऑयल के एक नैफ्था यूज करते हैं और दूसरा हम गैसोलीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गैसोलीन है, तो आपका आंसर क्या हो गया है सर, यहाँ पर ये हो गया है। तो पहला आपने पड़ाव पार कर लिया है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड टाइप की, तो सेकंड कौन सा होता है सर, ये भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा हो सकता है सर मीडियम क्यूरिंग कटबैक, मीडियम क्यूरिंग, तो भी आप लिख देते हैं हम मीडियम क्यूरिंग कटबैक। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, पूरा नहीं आ रहा है तो इसको हम यहां पे बोल सकते हैं सर, दैट इज एमसी। एमसी बोले तो मीडियम क्यूरिंग कटबैक। अगर इसके भी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑयल के एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखे हमने, उसी तरह से मीडियम क्यूरिंग के एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गया आपके पास लाइट ऑयल, जो भी आपका हल्का होता है, लाइट ऑयल हो गया है, या बोल सकते हैं लाइट डीजल ऑयल। क्लियर है। और दूसरा हो सकता है आपके पास कैरोसिन हो गया है। कौन सा हो गया सर आपके पास, कैरोसिन हो गया है। क्लियर है। बी, बहुत बढ़िया। साक्षी खुशवा, बहुत बढ़िया, आपने आंसर दे दिया है सर बी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं गैसोलीन की बात करता हूं तो सर ये किसका एग्जांपल है आपके पास, सर ये रैपिड क्यूरिंग कटबैक का एग्जांपल है। और अगर हम बात करते हैं कैरोसिन, तो कैरोसिन सर किसका एग्जांपल है, तो ये सर मेरे पास मीडियम क्यूरिंग कटबैक का एग्जांपल है, एमसी का एग्जांपल है। ठीक है। और अगर मैं लाइट डीजल की भी बात करता हूं, लाइट डीजल ऑयल, तो ये भी किसका है सर आपके पास, मीडियम क्यूरिंग कटबैक का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका थर्ड, और थर्ड कौन सा आता है सर आपके पास, स्लो क्यूरिंग कटबैक। स्लो क्यूरिंग कटबैक को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एससी होता है। ठीक है, तो इसके भी आपसे एग्जांपल एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ऑयल के एग्जांपल बताइएगा, तो आप इसके एग्जांपल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास, गैस ऑयल और आपका फर्नेस ऑयल। तो ये भी आप देखिएगा, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे सर आपके पास, एक हो जाएगा गैस ऑयल जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, गैस ऑयल हो सकता है, और दूसरा सर हमारे पास फर्नेस ऑयल हो सकता है। कौन सा हो सकता है सर आपके पास, फर्नेस ऑयल हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल सारा का सारा सर क्लियर हुआ है। टाइप्स ऑफ कटबैक के बारे में जाना है हमने, रैपिड क्यूरिंग कटबैक का बता दिया आपके पास, मीडियम क्यूरिंग का बता दिया है, और हमने स्लो क्यूरिंग का डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज अब्सॉर्ब्ड इन,
कि जो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग है वो कहाँ देखी गई है, रिजिड पेमेंट के अंदर देखी गई है। यानी कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग बोला गया है। तो आपके पास कितने टाइप्स के पेमेंट होते हैं सर, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है और दूसरा आपके पास रिजिड पेमेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर किसके, रिजिड पेमेंट या फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो वहां पे आपके पास अलग अलग क्रैक्स फॉर्म्ड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग अब्सॉर्बिंग कहाँ देखा गया है सर, रिजिड पेमेंट में देखा गया है, या बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में देखा गया है, या फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखा गया है, रिजिड ओवरले और फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो आपका रिफ्लेक्शन क्रैकिंग है, नो डाउट वो आपका रिजिड पेमेंट्स में देखा गया। कहां देखा गया है, रिजिड पेमेंट में। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने मोस्ट एक्यूरेट पे जाना है। ठीक है, देखिएगा तो रिजिड पेमेंट का जो एग्जांपल था आपके पास वो क्या था सर, हमारे पास सीमेंट कंक्रीट रोड। कौन सा रोड था सर हमारे पास, सीमेंट कंक्रीट रोड था भाई। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा रोड हो गया है, सीमेंट कंक्रीट रोड। तो जो ये रिफ्लेक्शन क्रैकिंग अकर्स होती है रिजिड पेमेंट्स में होती है, बट बी ऑप्शन भी देखिएगा, बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट। तो बिल्कुल कहां होती है सर आपके पास, ये होती है बिटुमिनस ओवरले ओवर सीसी पेमेंट। सीसी पेमेंट बोले तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर रिजिड नहीं होगा। देखिएगा भाई, हालांकि रिजिड में ही आता है, बट आपको देखना है रिजिड पेमेंट के लिए अलग अलग केस हो सकते हैं, जैसा है बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं आपको कि टाइप आर इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर। देखिएगा हमने वेरियस टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े थे। एक्सपेंशन जॉइंट होता है आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होता है, और तीसरा आपके पास वार्पिंग जॉइंट भी होता है। वार्पिंग जॉइंट किसकी वजह से आता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाई बार्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर कौन से जॉइंट्स में प्रोवाइड की जाती है, एक्सपेंशन में, वार्पिंग में, या कॉन्ट्रैक्शन में, या लॉन्गिट्यूडनल में। वेट कर रहे हैं सर। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग मींस, रिफ्लेक्शन मतलब, ओके ब्रोकलेन सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बात करेंगे भी क्रैकिंग के ऊपर, अभी आप बेसिक पढ़ो, मैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग के बारे में भी आपको बताऊं। रिफ्लेक्शन मतलब, उसका मतलब भी नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा, मैं बताऊंगा। पहले आप इसको करो कि टाई बार्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स आर, तो किसमें प्रोवाइड किया जाता है सर आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में। ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि सर हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स हम कब प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बताना है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग का मतलब बता देता हूं। देखिएगा जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं और जो भी क्रैक होते हैं, वहां पे क्या होता है, आपका हल्का डिफरेंशियल मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रिफ्लेक्शन क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, कि जब आपके जॉइंट्स या क्रैक्स में क्या हो, हल्का सा मूवमेंट हो, तो दिस टर्म इज नोन एज रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। क्लियर हुआ अब आपको? यस सर हुआ है। दिग्विजय, ब्रॉकलेन सर, बहुत बढ़िया। लॉन्गिट्यूडनल क्लियर है, बिल्कुल सही। अब हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हम क्या यूज करते हैं सर, हम आपका मोस्टली टाई बार यूज करते हैं। ये आपको याद रखना, किसका यूज करते हैं, टाई बार यूज करते हैं। पहला पॉइंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब दूसरा सवाल भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आप कब प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आप तब प्रोवाइड करते हैं जब आपकी पेमेंट विड्थ एक्सीड कर रही हो 4.5 मीटर से। कि देखिएगा सेकंड पॉइंट कि सर इसका यूज हम तब करते हैं इफ क्या हो रहा है आपके पास, जब पेमेंट विड्थ क्या हो रहा है, पेमेंट विड्थ क्या कर रहा हो, एक्सीड कर रहा हो। एक्सीड कितना सर आपके पास, 4.5 मीटर से। तो हम किसका यूज करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। सर तीसरा पॉइंट बताइएगा। तीसरा पॉइंट भी पूछा जाता है कि जो आपके पास टाई बार होता है ना, टाई बार्स क्या होता है, दोनों तरफ से फिक्स होता है टाई बार्स। तो ये भी लिखेगा कि जो टाई बार्स होता है ना भाई, टाई बार्स आर फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड से क्या होता है आपका, फिक्स्ड होता है। बट जहां पे अगर हम बात करते हैं डॉल बार की, तो डॉल बार क्या होता है आपके पास, एक एंड से फिक्स होता है तो दूसरे एंड से फ्री होता है। बट टाई बार क्या होता है सर आपका, दोनों एंड से फिक्स होता है। ये भी सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल क्या पूछा गया, अब ये भी जानिएगा।
चौथा सवाल क्या पूछेगा कि जो टाई बार है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये भी लिख लेते हैं भाई। जो टाई बार्स होता है ना भाई, टाई बार्स आर डिजाइंड फॉर टेंशन ओनली। ठीक है, तो सर आप ये भी बता दीजिएगा कि डॉल बार किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो डॉल बार आपका बेयरिंग एक्शंस के लिए डिजाइन किया जाता है, इसके लिए बेयरिंग एक्शन के लिए। और टाई बार किसके लिए सर, ओनली टेंशन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल तो पूछा था कि टाई बार आप कहां प्रोवाइड करते हैं, तो आपका आंसर हो गया है सर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। बट लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के बाद भी आपको कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। और यही 4 क्वेश्चंस है जो मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जाते हैं बार बार। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल इज द इकोनॉमिकली, कि क्या बोल रहा है कि जब सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल क्या है आपके पास, इकोनॉमिकली द बेस्ट वे द इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ। कब ये बेस्ट होगा, जब आप वेल ग्रेडेड सैंडी सॉइल यूज कर रहे हैं, या आप जब ब्लैक कॉटन सॉइल यूज कर रहे हैं, या आप सिल्टी सॉइल यूज कर रहे हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक सॉइल यूज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल आपका तभी बेस्ट होगा जब आप वेल ग्रेडेड सैंडी सॉइल यूज कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे सर, वेल ग्रेडेड सैंडी सॉइल। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपका सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल से, इससे आपकी इंक्रीज होगी प्लास्टिसिटी, इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। तो ये आप लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होगा, आपके सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। क्लियर है, बिल्कुल सही, वेल ग्रेडेड। बहुत बढ़िया ब्रॉकलेन सर। देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ताकि आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हो ना तो भी आपको क्लियर होना चाहिए। सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने सॉइल की प्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट कब होगा, जब हम वेल ग्रेडेड सैंडी सॉइल यूज कर रहे होंगे। क्लियर है, यस सर। सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है कि ज्वाइंट फिलर यूज ड्यूरिंग द हाईवे कंस्ट्रक्शन आर, कि जो भी आप ज्वाइंट फिलर यूज करते हैं अपने हाईवे कंस्ट्रक्शन में, तो कैसा होना चाहिए आपका मटेरियल। सर सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इम्परवियस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर इलास्टिसिटी बिहेवियर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, सॉफ्ट वुड का होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा बोला है इम्प्रेग्नेटेड फाइबर बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। सी बोल रहा है बोर्ड, तो बिल्कुल सही। क्लियर है। और सर आपके मटेरियल की इलास्टिसिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सी ब्रॉकलेन सर ने सी दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा यार, क्लास में थोड़ा सा भाई शेयर कर दीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा। आप शेयर तो करते ही नहीं अपने दोस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि प्राइम कोट इज डैश विस्कस देन टेक कोट। तो देखिएगा आपके पास वेरियस टाइप्स के कोट होते हैं, एक सीट कोट होता है, एक प्राइम कोट होता है और एक टेक कोट होता है। प्राइम कोट जो होता है वो आपका टॉप में होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। सीट कोट कहाँ पे होता है, टैग कोट कहाँ पे होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। जो प्राइम कोट होता है वो क्या होता है आपके पास, लेस विस्कस होता है। तो लेस वाला ऑप्शन है कहीं यहाँ पे सर, ए भी है सकता है और आपका सर बी भी हो सकता है। आगे बोल रहा है लेस विस्कस देन कट बैक एंड हैन अप्लाइड बिफोर द टैग कोट। और ये सही जानते हैं कि जो आपका प्राइम कोट होता है वो क्या होता है, बिफोर द टैग कोट होता है, पहले होता है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल सही। सी नहीं है, आप सी किसका आंसर दे रहे हो, ब्रॉकलेन सर सी नहीं होगा इसका, या आप इसका दे रहे हो। इसका आंसर होगा आपके पास क्या होगा, लेस विस्कस होगा और उसका जो अप्लाई होगा वो टेक कोट से पहले होगा, ठीक है। टेक कोट बाद में आएगा, पहले आएगा आपका सबसे पहले सील, फिर आएगा प्राइम और फिर आएगा आपका टैग, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि इन केस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन वाटर बोर्न मैकेडम, किसकी बात कर रहे हैं आपके पास, WBM रोड की बात की जा रही है। किसकी, WBM रोड। और वाटर बोर्न मैकेडम है, ये किसके अंडर आता है सर आपके पास, रिजिड पेमेंट या फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सर ये एग्जांपल है आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट का है, ये ध्यान रखना है,
ठीक है, बिल्कुल सही। तो सर आप ये बता सकते हैं, तो जो हमारा सीसी रोड होता है, सीसी रोड बोले तो सीमेंट कंक्रीट रोड, ये बता सकते हैं किसका एग्जांपल है? सर जी हम बता सकते हैं आपके पास रिजिड पेमेंट का है। किसका है? रिजिड पेमेंट का है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही। तो आज हमें बता दीजिएगा कि जब सर हम WBM रोड बनाते हैं तो वहां पे ग्रेडिंग की जाती है आपके कोर्स एग्रीगेट की, G1, G2, G3। तो देखिएगा जब हम वाटर बॉन्ड मैकेडम की बात करते हैं, इन केस ऑफ WBM, इन केस ऑफ WBM वाटर बॉन्ड मैकेडम में हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास कोर्स एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की बात की जा रही है। तो इसके कितने मेनली ग्रेड कितने होते हैं? 3 ग्रेड होते हैं भाई इसके। कौन कौन से होते हैं सर? एक G1 होता है, एक आपके पास G2 होता है और एक हमारे पास G3 होता है। मेनली कितने ग्रेड होते हैं सर? 7वें का आंसर है ए, 7th का आंसर है ए, बिल्कुल सही है। 8वां कर दीजिएगा। तो जब हम G1 की बात करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होगा और G3 करेंगे तो क्या होगा? तो देखिएगा, तो जब हम बात करते हैं सर आपका G1 का, तो इसका एग्रीगेट साइज होगा सर आपके पास 90 से 40 mm। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रेड की, तो इसका होता है सर 63 mm से लेकर 40 mm होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा सर आपके पास 50 mm से लेकर 20 mm होता है। ये ध्यान रखना है आपने। तो आंसर बताइएगा 90 mm। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्रेड भी पता चल गए। कोर्स एग्रीगेट के 3 ग्रेड है, G1, G2, G3। तो यहाँ पे पूछा गया है G1, तो G1 जो कंसिस्ट होता है वो 63 to 40 mm नहीं सर, वो तो G2 कंसिस्ट होता है। ठीक है, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो सर ये G2 का है हमारे पास, और अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन तो ये हमारे पास G3 का है, और अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की तो ये आपके पास G1 का है। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपके पास बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा। क्लियर हुआ भाई आपको? ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चंस कोर्स एग्रीगेट का, कि वाटर बॉन्ड मैकेडम में जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं उसका ग्रेड क्या क्या होते हैं? G1, G2, G3। ठीक है, क्लियर है ना सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा कि which of the following premix method is used for base course। आपको बताना है कि premix method यूज किया जाता है बेस कोर्स में, और कौन सा है ये पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है बिटुमिनस कार्पेट, मास्टिक एस्फाल्ट या स्टील एस्फाल्ट। ये तो सिंपल है यार, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम। सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर आ गया आपके पास, डी इज द राइट आंसर। किसका एग्जांपल है सर आपके पास? बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम का एग्जांपल है। क्लियर है? ठीक है सर, एक और सवाल मैं आपको फिर बता देता हूं। यहां यहीं पे पूछा जाता है कि जब हम WBM की जो हर एक लेयर होती है ना, वो कंपैक्ट करने के बाद उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो उसकी थिकनेस होनी चाहिए आपके पास 75 mm की। याद रखना है कि WBM की जब हम हर एक लेयर को कंपैक्ट करेंगे तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 75 mm होनी चाहिए। ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखिएगा कि एज पर IRC बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम मिक्स एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू बताना है, AI वे। किसकी? यहाँ पर आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ रोड की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है सर आपके पास? वाटर बॉन्ड मैकेडम WBM रोड की बोल रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू बताइएगा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, निकालिएगा भाई। 9th का आंसर हो गया डी। ब्रोकलेन सर बता रहे हैं बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम। ठीक है, डी बता रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, इसका बताइएगा WBM का कितना होगा और उसके बाद CC रोड का कितना होगा? CC रोड बोले तो सीमेंट कंक्रीट रोड, और उसके बाद देखिएगा यहां पे मैं बता देता हूं पहले, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम रोड, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम रोड BBM रोड, और फिर CC रोड सीमेंट कंक्रीट, और फिर आपके पास वाटर बॉन्ड मैकेडम। ये 3 हैं, इन तीनों के देखने हैं आपको। बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम का बताइएगा, और फिर CC रोड का बताइएगा, और फिर वाटर बॉन्ड मैकेडम का बताइएगा। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बताइएगा कितना होता है? बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम का बताइएगा, CC का बताइएगा और W का बताइएगा।
तो ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, 35 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये आपके पास सर 40 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 सॉरी, सीसी लोड कितना 30 और ये कितना सर आपके पास 40। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा था सर आपके पास, बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम। तो बिटुमिनस बॉन्ड मैकेडम का कितना है सर आपके पास 35। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सर यहाँ पर, ए हो गया है। ये आपने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला डिस्कशन हमने किया था। सीसी रोड का पूछा तो आपने 30 बताना है और वाटर बॉन्ड मैकेडम का पूछा तो आपने 40 बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। टेंथ का ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिएगा, द यूनिट ऑफ टेक कोड इन बिटुमिनस पेमेंट वर्क इज टेकन एज। कि देखिएगा हम जब किसका यूज करते हैं, बिटुमिनस पेमेंट में जब टेक कोड का यूज करते हैं तो उसका क्यों करते हैं। पहला बोल रहा है सरफेस वर्क के लिए, बिटुमिनस वर्क के लिए द थिकनेस इज वेरी स्मॉल टू मेजर या ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही। अगर हम टेक कोड की बात करते हैं तो इसका यूज हम एज ए सरफेस वर्क के लिए भी कर सकते हैं, बिटुमिनस वर्क के लिए भी कर सकते हैं और थिकनेस इज वेरी स्मॉल के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 11th का आंसर हो गया आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएम। डीबीएम की फुल फॉर्म बताना है भाई। बहुत सारी फुल फॉर्म है आरसीसी के अंदर जो आपसे, सॉरी हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर जो पूछी जाती है। डीबीएम की फुल फॉर्म पूछी है। अब ये तो सभी जानेंगे सर, डी क्या है, डबल बिटुमिनस मैकेडम है, ये ड्राई बिटुमिनस मैकेडम है, ये डेंस बिटुमिनस मैकेडम है या नन ऑफ दिस। मैं वेट कर रहा हूं डीबीएम की फुल फॉर्म। बताइएगा डीबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। डीबीएम की होती है सर डेंस बिटुमिनस मैकेडम होती है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ब्रॉकलेंसन इसका सही आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा कि मड पंपिंग प्रॉब्लम्स अकर विच टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है। वो बताना है सर आपका कि ये सब रिजिड पेमेंट में होती है या आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिजिड पेमेंट की। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, रिजिड पेमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है सर, फॉल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप लिख सकते हैं, फॉल्टिंग हो सकता है आपके कंक्रीट के अंदर। दूसरा क्या आ सकता है सर हमारे पास, मड पंपिंग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मड पंपिंग हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है सर आपके पास, तीसरा होता है कॉर्नर ब्रेक। क्या हो सकता है, कॉर्नर ब्रेक हो सकता है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी क्रैकिंग आ सकती है, ड्यूरेबिलिटी क्रैकिंग आ सकती है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं पंच रिफ्लेक्शंस, और लास्ट में पंच आउट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे किसमें देखा गया है सर, आपके रिजिड कंक्रीट रोड में देखा गया है। कौन सा, मड पंपिंग। तो ये सारे आपके पास है प्रॉब्लम्स है। आपके पास फॉल्टिंग प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकती है, मड पंपिंग आ सकती है, कॉर्नर ब्रेक हो सकते हैं, तीसरा आपके पास ड्यूरेबिलिटी क्रैकिंग आ सकती है, आपका रिफ्लेक्शन हो गया है और आपका पंच आउट हो गया है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आज तो मड पंपिंग दिया गया है, हो सकता है मड पंपिंग की जगह पंच आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा। तो ये सारे के सारे आपको नाम क्या होने चाहिए, इनके पता होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट रोड कंस्ट्रक्शन। कि जब हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1% या 1.2%। बताइएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 0.6%। 0.6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी हम कर चुके हैं इस तरह का सवाल भी। सवाल बोल रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे की करो या रेलवे की कंस्ट्रक्शन करो। तो वहां पे लैंगिट्यूडनल
sections are provided, both बोला है longitudinal as well as cross sections are provided, C बोला है cross section, D बोला है either A और C, A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। देखिएगा जब भी आप रेलवे की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या हाईवे की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या ब्रिज इंजीनियरिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपका सेक्शंस आपके पास एज लॉन्गिट्यूडनल भी होना चाहिए और एज वेल एज क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि रोड मशीनरी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। देखिएगा जब आपने रोड को क्या करते हैं वो आप कंपैक्ट करते हैं लेयर्स को, तो वहां पे अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, रोड की लेयर को कंपैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बोला है बल्डोजर हो गया, रोलर हो गया, बिटुमेन बॉयलर हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा सर, सभी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सर डी हो गया है, ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स HMA मींस, HMA क्या है भाई आपके पास, ये भी अब फुल फॉर्म पूछा गया है कि HM क्या है, हॉट मिक्स एग्रीगेट प्लांट है, हॉट मिक्स एडमिक्सचर है, या आपके हार्ड मिक्स एस्फाल्ट प्लांट है, या होड मिक्स एस्फाल्ट प्लांट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट या तो इसका आंसर क्या देते हैं, या तो स्टूडेंट आंसर लगाएंगे ए या आंसर लगाएंगे डी, जो क्या होगा बिल्कुल गलत होगा अगर आप ए पे क्लिक करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं HMA का मतलब होता है, H का मतलब होता है हॉट मिक्स, M का मतलब मिक्स होता है, A का मतलब एस्फाल्ट होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट होगा। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर डी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है सीट कोट। सीट कोट इज, तो देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, सीट कोट आता है, सीट कोट के बाद प्राइम कोट आता है और प्राइम कोट के बाद टैग कोट आता है, ठीक है, टैग कोट सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सीट कोट, इट इज रिकमेंडेड बाय, या आप लिख सकते हैं रिकमेंडेड बाय टॉप ऑफ लेयर, कि टॉप ऑफ लेयर्स पे क्या किया जाता है सर, इसको रिकमेंडेड किया जाता है। क्लियर है। और ये जो लेयर्स होती है किस किस की बनी होती है आपके पास, ये होती है आपके पास किस किस की होती है, यही क्वेश्चन पूछा है, लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वाटर रिपेलिंग एजेंट की होती है या किसकी होती है। तो ये लेयर होती है आपके पास, लेयर होती है सर किसकी, सैंड कोर्स की, सैंडी कोर्स की एंड बिट्यूमेन की, इसकी लेयर होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो आंसर हो गया सर डी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लेयर होती है कोर्स सैंड एंड बिट्यूमेंस की लेयर होती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर सीट कोड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, बताइएगा जरा, सीट कोड का फंक्शन बताइएगा, क्यों प्रोवाइड किया जाता है भाई, बताइएगा क्यों। टू डेवलप द स्किड रेजिस्टेंस, कि क्या होगा आपका सर वहां पर, टू डेवलप दी skid resistance, texture, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया सर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो गया, और फंक्शन भी आपको सीट कोड का पता चल गया, लोकेशंस भी आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन केस ऑफ रोड वर्क्स एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट इंक्लूड, कि जब हम क्या करते हैं आपका एनुअल एस्टीमेट करते हैं, जितने भी आपका रिपेयर वर्क हो, मेंटेनेंस हो, कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें आपका पैच वर्क भी हो सकता है, रिपेयर ऑफ ब्रिज भी हो सकता है, रिपेयर ऑफ कल्वर्ट्स भी हो सकता है, रिपेयर ऑफ रोड भी हो सकता है, रिपेयर ऑफ रेलवे भी हो सकता है, और मेंटेनेंस ऑफ आपकी रेलवे इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। आपका मतलब जितना भी मेंटेनेंस होता है एनुअल के बाद, एक साल के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी हाईवे को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जब जैसे ही उस पे 5 से 7 साल के बाद क्या किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे में हम क्या करते हैं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, जहां पर हम पैच वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, रिपेयर ब्रिज के बारे में और रिपेयर कल्वर्ट्स के बारे में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो आपके पास क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि डैश इज ए टाइप ऑफ क्रैक दैट रिजेंबल लाइक स्पाइडर वेब, कि आपको बताना है नीचे दिए क्रैक में से कौन सा एक ऐसा क्रैक है जो स्पाइडर वेब की तरह होता है। पहला बोला है क्रैजिंग स्पाइडर वेब, तो देखिएगा ये जो स्पाइडर वेब होते हैं ना, कि बिल्कुल आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्की सी लाइन दिखाई देती है कुछ इस तरह से। क्या है ये आपके पास, इसको क्या बोला जाता है, क्रेजिंग क्रैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, क्रेजिंग क्रैक, इस तरह से होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ए। ठीक है, कुछ हल्के हल्के आपको इस तरह के क्रैक्स दिखते होंगे बिल्कुल स्पाइडर वेब की तरह, तो आपको क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्रेजिंग, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंसीडर टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप पेमेंट। आपको बताना हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बताना है किसका, ब्लैक टॉप पेमेंट्स का। तो कौन सा हो सकता है, मास्टिक एस्फाल्ट, शीट एस्फाल्ट, बिटुमिनस कारपेट या बिटुमिनस कंक्रीट। तो जो आपके पास सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होगा आपका ब्लैक टॉप पेमेंट्स, वो क्या होगा आपके पास, बिटुमिनस कंक्रीट होगा। तो आपका आंसर ये भी वन लाइनर है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। मास्टिक एस्फाल्ट नहीं होगा भाई आपके पास, सॉरी इसका क्रेजिंग है, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर होगा सर आपके पास बिटुमिनस कंक्रीट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22। ये तो आप कर ही दोगे यार, इसमें तो सिंपल है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, थिकनेस की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम स्पेसिंग की, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट कितनी होती भाई, वो होती है सर आपके पास 140 मीटर होती है। गैप बोलो या आप मैक्सिमम गैप या थिकनेस बोलो, आप गैप भी बोल सकते हैं और आप थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो कितना होता है सर आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम बात करते हैं सर आपके पास 25 mm की। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया सर आपके पास यहाँ पे गैप या थिकनेस। मैं लिख देता हूं, गैप को हम यहाँ पर एज ए थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पे 25 mm। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिएगा कि इन हिली रोड साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड, कि जो आपका साइड ड्रेन्स होता है वो आपके कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, हिली में। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि वो हिल साइड प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पर हिल साइड को स्लाइड होने से बचाने के लिए हम वहां पे किसका यूज करते हैं, आपके रिटेनिंग वॉल का यूज करते हैं, ताकि आपका क्या हो पोर्शंस, जो मतलब आपका पहाड़ी एरिया हो आपका क्या ना हो सर, टिल्ट ना करे, या मतलब स्लाइड ना हो। तो अगर हम बात करते हैं साइड ड्रेन, साइड ड्रेन का मतलब है कि जब भी आपके रेनी सीजन में जो भी आपका वाटर्स होगा वो उससे क्या हो, साइड ड्रेन से बाहर निकले। ठीक है, तो ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ रोड या ओनली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ हिल या ऑन द बोथ साइड। देखो दोनों साइड तो नहीं होगा, कहां होगा, जिस तरफ की हिल साइड होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ओनली द हिल साइड ऑफ रोड। और हमेशा याद रखना जो आपका साइड रेन्स होता है वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रोड होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कि जो सर हमारे पास साइड ड्रेन्स होता है, साइड ड्रेन्स वो क्या होता है, ये होता है सर आपके पास पैरेलल टू दी लेंथ ऑफ रोड होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइड रेस कहां प्रोवाइड किया जाता है सर, ये प्रोवाइड किया जाता है हिल साइड ऑफ रोड। ठीक है, और ये क्या होता है सर, पैरेलल टू दी लेंथ ऑफ रोड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24वां कीजिएगा भाई, कीजिएगा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टिपिकल पेमेंट्स आर फेलियर।
देखिएगा मैंने आपको किसको फेलियर अभी डिस्कस किए थे, रिजिड पेमेंट्स के फेलियर डिस्कस किए थे। देखो एक बार फिर दिखा दीजिएगा सर आपने रिजिड पेमेंट के, जहां पे मैंने डिस्कस करवाए थे मैं एक बार आपको वहां पे मिलाता हूं कि सर हमने रिजिड के देखे थे। ये देखिएगा रिजिड पेमेंट्स के, उसको हम फेलियर भी बोल सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। तो रिजिड की प्रॉब्लम थी सर फॉल्टिंग हो सकता है, मड पंपिंग हो सकता है सर, कॉर्नर ब्रेक हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, पंच आउट हो सकता है। बट आज कौन सा सवाल पूछा गया ये भी देखिएगा ना आप। आज आपसे पूछा जा रहा है फ्लेक्सिबल का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, फ्लेक्सिबल का। तो फ्लेक्सिबल में कौन कौन से हो सकते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग हो सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट्स लेयर हो सकता है, शेयर फेलियर हो सकता है, हेयर पिन क्रैक्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। और भी क्रैक्स है, आगे आएंगे मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सर एलिगेटर क्रैकिंग हो सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर हो सकता है, आपका शेयर फेलियर हो सकता है। तो आप किस पे जाएंगे सर, आप डी पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया आपको, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू मिल गया है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और रिजिड पेमेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये बोला है कि बिटुमेन स्टेबलाइजेशन एक्ट एज, कि जो आपका बिटुमेन स्टेबलाइजेशन है वो किस तरह का काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो बिटुमेन है वो किसका काम करता है, आपका एज ए वाटर प्रूफिंग का काम करता है। किसका काम करता है, आपके रोड को एज ए वाटर प्रूफिंग का काम करता है। और दूसरा सर आपके पेमेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या होगा सर, टू इंक्रीज दी पेमेंट स्ट्रेंथ। पेमेंट स्ट्रेंथ को क्या करता है सर, आपकी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, बी। तो देखिएगा आपको हिंट चाहिए, तो वाटर प्रूफिंग कहां दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी में। तो पहला बोला है एडिजिव फॉर कोर्स ग्रेड। तो यहाँ पे जो बिटुमेंस होता है एडिजिव इन नेचर्स का होता है और उसका यूज हम एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि सीमेंट कंक्रीट रोड कैन बी लेड ओवर सीसी रोड। किसकी बात की जा रही है, सीमेंट कंक्रीट रोड, मैं बोलता हूं सीसी रोड। और ये सभी जानते हैं सर कि सीसी रोड किसका एग्जांपल है सर, आपके पास रिजिड पेमेंट का है। और जो सीसी रोड को लेड आउट किया जाता है वो डायरेक्ट किस पे किया जाता है, आपके पास WBM पे किया जाता है, वाटर बॉन्ड मैकेडम पे किया जाता है। बट सर किस पे नहीं किया जाता है, सीसी रोड को नॉट लेड आउट, नॉट, ये भी पूछा जाता है, नॉट लेड सर तो किस पे नहीं किया जाता है, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स पे नहीं किया जाता है। बेस कोर्स और सरफेस कोर्स पे नहीं किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है सर सीसी रोड एक रिजिड पेमेंट है जो किस पे किया जाता है, आपका WBM पे। किस पे नहीं किया जाता है, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन एनी सरफेस ऑफ ग्राउंड। नहीं सर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारे पास सीसी रोड की जो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स होती है वो 3 होती है, सब ग्रेड, सब बेस और सीमेंट कंक्रीट स्लैब, ठीक है। दूसरा बोला है ऑप्शन के WBM रोड ऑफ थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm एंड सब्जेक्टेड टू ट्रैफिक फॉर ए मंथ, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं कब, जब थिकनेस क्या हो आपके पास 15 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि in a bituminous construction which of the following is used to waterproofing equipments। देखिएगा वाटरप्रूफिंग इक्विपमेंट्स के लिए हम कौन किसका यूज करते हैं, आप सभी जानते हैं बिटुमिनस का करते हैं या बिटुमिनस इमल्शन का करते हैं या कटबैक का करते हैं या टार का करते हैं एक्सेट्रा। तो आगे क्या बोल रहा है, सरफेस एंड टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर, कि ताकि क्या ना हो जो हमें किससे बचाता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ सरफेस वाटर से। प्राइम कोट का करते हैं, टेक कोट का करते हैं या सीड कोट का करते हैं या सील कोट, ठीक है। तो और सी बोल रहा है बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग, तो यहाँ पे हो गया आपके पास सी।
आप सील कोट भी बोल सकते हैं, आप सीड कोट भी बोल सकते हैं, बट सील कोट, ठीक है। टाइप होती है प्राइमरी कोट, टेक कोट, सील कोट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, दैट योर आंसर इज बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग। क्लियर है? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सर, तो ये कहां पे रिकमेंडेड होती है सर आपके पास, सील कोट सर टॉप सरफेस पे रिकमेंडेड होती है, अभी मैंने बताया था टॉप सरफेस पे होती है, ठीक है। उसके बाद सर हमने किसको देखा था, प्राइम कोट के बारे में हमने जाना था। तो प्राइम कोट क्या था सर आपका, लेस विस्कस था। लेस विस्कस के साथ कब अप्लाई किया जाता है सर, ये बिफोर दी टैग कोट किया जाता है, बिफोर टैग कोट किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम टैग कोट की बात करते हैं, तो टैग कोट क्या है, सबसे आपके पास लास्ट का कोट है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कीजिएगा। कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट्स इफ द एक्सपेंशन जॉइंट गैप इज 2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना एक्सपेंशन जॉइंट्स के केस में, डेल बाई टू इज इक्वल टू एल अल्फा टी। ठीक है, कुछ इसी तरह से था आपके पास ये सब, क्योंकि ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, देखिएगा एल है, हम एक्सपेंशन ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट को आप एल ही लेने दीजिएगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पेसिंग, तो निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया है, डेल दिया है आपके पास 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेल कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर्स में बनाइएगा तो 0.02 मीटर्स हो गया है। आगे क्या बोल रहा है, टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी दिया है आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, और आगे टेम्परेचर को मैं कैपिटल टी से मेंशन कर देता हूं। ठीक है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू दी है 10 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। आगे बोल रहा है स्लैब टेम्परेचर T1 और T2 दिया गया आपके पास। T1 दिया है हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं यहां से, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 50 माइनस 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं इसकी जगह टी की जगह मैं डेल टी भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सर डेल्टा टी। अब सही हो गया है। अब सारी टर्म्स यहाँ पे हम पुट अप करते हैं। डेल्टा कितना दिया है सर 0.02। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया सर आपके पास 2 हो गया है, इज इक्वल टू लेंथ निकालना, एल आपके पास नहीं दिया गया है, तो लेंथ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा कितना दिया है सर 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपके पास सर ये 40 आया। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे सर आपका एल निकाल देंगे। तो एल कितना आ जाएगा सर आपके पास, निकालिएगा जरा कितना आता है। ठीक है, हिमांशु नेगी सोम देखते हैं, सोम भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, सोम भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो कितना होगा 30 मीटर होगा, 25 मीटर होगा, 100 मीटर होगा या 20 मीटर्स होगा। तो देखिएगा ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। इसका आप कैलकुलेट कीजिए कितना है 25 मीटर। ब्रॉक लेंसर ने कैलकुलेट किया, ओके, तो ये 25 मीटर आ गया है। 25 मीटर का मतलब कितना सर 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। तो आपका आंसर कितना हो गया, सॉरी ये गलत बोल रहे हैं हम, मीटर में है, हमने सोचा mm में, मीटर में है, तो मीटर्स में आया आपके पास 25 मीटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि इन वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड, WBM में बाइंडिंग मटेरियल्स देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, WBM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वाटर बॉन्ड मैकेडम होता है। ठीक है, और सर ये किसका एग्जांपल है सर, ये हमारे पास रिजिड पेमेंट का है, नहीं सर ये किसका है फ्लेक्सिबल का है, किसका है फ्लेक्सिबल पेमेंट का है।
और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का है, तो आपको बताना है कि इसका बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा। तो इसका बाइंडिंग मटेरियल होगा हमारे पास स्टोन डस्ट होगा। क्या होगा? स्टोन डस्ट होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कीजिएगा। ये भी आप कर दोगे, हालांकि स्टेटमेंट आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा पर ये क्वेश्चंस इजी है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि द पेमेंट लेयर यूजुअली यूज्ड एज बेस कोर्स विदाउट बिट्यूमेंस, कि एक ऐसी लेयर है जिसका यूज हम विदाउट बिट्यूमेन कर रहे हैं। इन विच ग्रेडेड एग्रीगेट, जहां पे हम ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं ग्रेनुलर मटेरियल्स प्री मिक्स विद वाटर एंड कंपैक्टेड टू डेंस मास। तो कौन सा था आपके पास जहां पे हम सिर्फ एग्रीगेट यूज कर रहे थे डिफरेंट ग्रेडेड के? तो था वाटर बॉन्ड मैकेडम, जहां पे G1 ग्रेड, G2 ग्रेड और G3 का हमने यूज किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा WBM। ठीक है? यस सर, वाटर बॉन्ड मैकेडम। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने अभी बताया आपको रिजिड पेमेंट का एग्जांपल मैंने बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कब से बोल रहे हैं? तो इसका एग्जांपल है सर सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड। और अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जांपल क्या है? WBM रोड। तो आंसर मिल गया है आपको, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ही है भाई। यस सर 32 ही है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है कि वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स आर स्मॉल ब्रोकन स्टोन आर लेड इन 2 लेयर्स। बिल्कुल सही है कि उसमें क्या होता है? स्मॉल ब्रोकन स्टोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वॉइड्स बिटवीन द स्टोन्स आर फिल्ड विद स्टोन डस्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि जो वाटर बॉन्ड मैकेडम्स का क्या है आपके पास, जो बाइंडिंग मटेरियल है वो आपके पास क्या है? स्टोन डस्ट है। ठीक है, उसके बाद मस्ट बोला है कैम्बर्स फॉर ड्रेनेज इज गिवन बाय द फॉर्मेशन लेवल इटसेल्फ। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर हो गया है भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग शैंकी जी, कहाँ रह गए थे आप? ठीक है, आपको पता नहीं है कि सर की क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा द WBM रोड द रोलर यूज्ड रोलिंग पर्पस द वेट इज। सभी जानते हैं कि जब हम WBM यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की बात करते हैं या रिजिड पेमेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डिफरेंट रोलर्स यूज करते हैं। अब ये बता रहा है कि जो वहां पे रोलर यूज किया जाता है उसका मेनली वेट कितना होता है? 8 to 10 टन होता है, 5 से 8 टन होता है, 3 से 5 मीटर होता है। तो अगर हम बात करते हैं सर उसके वेट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? वेट की बात की जा रही है। तो उसका जो वेट रहता है ना भाई, वो रहता है हमारे पास 8 to 10 टन रहता है। बट अगर हम बात करते हैं उस रोलर की लेंथ की बात कर लेते हैं, वेट के अलावा और क्या पूछा जाता है आपसे? लेंथ पूछा जाता है रोलिंग की। तो यहाँ पे हम रोलिंग लेंथ भी लिख देते हैं। तो रोलिंग जो लेंथ रहती है वो लेस देन आपके पास 200 मीटर रहती है। क्लियर है? तो 2 सवाल है, बी 2 सवाल है, ये दोनों याद रखना। वेट पूछा जाएगा तो 8 से 10 टन रहता है, और रोलिंग की लेंथ पूछी जाएगी तो 200 मीटर से कम की होती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 कीजिएगा। WBM स्टैंड फॉर, बहुत ही सिंपल है यार। ए वाटर बॉन्ड मैकेडम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छी बात है, मेहनत करते हैं तो वेरी गुड है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मेहनत करनी भी चाहिए यार। नेक्स्ट देखिएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स इन अंडर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। अंडर रेनफोर्स का मतलब क्या है? PCC के लिए बोल रहा है, और अगर आपसे RCC के लिए पूछा तो क्या बताना है? बताइएगा। देखिएगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की मैंने आपको अभी बता दी थी, बताइएगा एक्सपेंशन ज्वाइंट की। सर 140 थी। और अगर हम सर थिकनेस की बात करते हैं
तो थिकनेस कितनी थी सर टी, तो सर ये भी